जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे यूपी लेखपाल हो या एसएससी जीडी हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी, और हिंदी में जो हमारा टॉपिक है आज का वो है वर्णमाला। इस क्लास में हम लोग वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। वर्णमाला को जो दो भागों में बांटा गया है यानी स्वर और व्यंजन, उनके बारे में बात करेंगे। और इस क्लास में हम लोग स्वर को कंप्लीट करेंगे, जो स्वर है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और अगली क्लास में हम लोग वर्णमाला में व्यंजन को कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, जितने भी आप सभी साथी हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से निवेदन है कि जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाएं और जितना हो सके इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी इस क्लास में जुड़ सके। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास में जुड़ सके, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। इसके अलावा साथी, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सभी क्लास की पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको वहां से मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला जिसे अंग्रेजी में हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हिंदी की, तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला की शुरुआत करें उससे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्णमाला में एक शब्द आया है, वर्ण। वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। क्या है साथियों? वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग ध्वनि कहते हैं, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है, यानी वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। साथियों, यहाँ पे भाषा शब्द आया है। भाषा जो शब्द है ये संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, कहना, है ना। जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना, ठीक है। तो ये किस संस्कृत का शब्द है और ये भाष धातु से बना है, ठीक है। साथियों, भाषा क्या होती है? यहाँ पे भाषा आया है ना, तो भाषा का मतलब क्या है? भाषा का मतलब साथियों वह माध्यम है या वह साधन है। भाषा वह माध्यम या फिर वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपने मन के विचारों को दूसरों के मन के विचारों को आदान प्रदान करता है, यानी अपने मन के विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के मन के विचारों और भावों को जानता है। तो विचारों के आदान प्रदान करने की जो साधन है उसे हम लोग भाषा कहते हैं, और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि वर्णमाला क्या है। तो साथियों, वर्णमाला के बारे में बात करें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपने एक माला देखा होगा जिस प्रकार से इसमें मोतियां लगी होती हैं, देखा ना। तो जिस प्रकार से एक एक मोती को एक धागे के अंदर पिरोया जाता है और उस प्रकार से एक माला तैयार किया जाता है, तो उसे हम माला कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से साथियों, जब वर्णों को एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है, यानी उनको एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है, तो जो समूह प्राप्त होता है वर्णों के, उस समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों को साथियों उच्चारण के स्थान पे
रखा गया है, यानी उनको व्यवस्थित किया गया है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला की बात करें साथियों, तो मानक हिंदी वर्णमाला में 2 आधार पर लोग वर्णों को व्यवस्थित किए हैं। पहला है उच्चारण के आधार पे, है ना। मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है वो 2 आधार पे किया गया है। पहला उच्चारण के आधार पर और दूसरा आपका लेखन के आधार पर। पहला उच्चारण के स्थान पर, दूसरा है आपका लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर अगर बात करें तो उच्चारण के आधार पर साथियों वर्णों की संख्या 45 है। कितनी है? 45 है, जिसमें आपके 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। तो मानक हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की बात करें तो इसमें 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। लेकिन लेखन के आधार पर अगर वर्णों की बात की जाए तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। 4 क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। तो मानक हिंदी वर्णमाला को 2 आधार पर व्यवस्थित किया गया है। पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें 10 स्वर 35 व्यंजन है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 13 स्वर 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। आई बात समझ में? आई होप आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं हम लोग स्वर के बारे में। ठीक है, वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में वोवेल्स बोलते हैं, ये क्या होते हैं आइए इन्हें जान लेते हैं। स्वर साथियों स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनको हम लोग स्वतंत्र से बोलते हैं, यानी आज़ादी से बोल सकते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है ना। जिन्हें बोलने के लिए क्या होता है, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उसे हम स्वर कहते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या जो है वो 13 है। कितनी है? 13 है। लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है साथियों? 10 है। स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर 10 है, लेकिन मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है। ठीक है, अब उच्चारण के आधार पे कौन कौन से स्वर हैं, तो ये हैं ए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये 10 स्वर उच्चारण के आधार पे हैं। ए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये उच्चारण के आधार पे 10 स्वर हैं। अब लिखने के आधार पे यानी लेखन के आधार पे कितने स्वर हैं? 13 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री। यहाँ पे एक नया शामिल हुआ है री। री क्या है? ये एक संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का है ना, ज़्यादातर ये संस्कृत में प्रयोग होता है। री के बाद में है ए, उसके बाद ए, ओ, अं, अह। तो ये 13 स्वर जो हैं आपके, ये लेखन के आधार पे हैं, यानी लिखने के आधार पे हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पे 10 स्वर, लेखन के आधार पे 13 स्वर। अब बात करते हैं यहाँ पे जो अंग और अह आया है ना, अंग और अह आया है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों हिंदी वर्णमाला के अनुसार अनुस्वर जो है अंग और विसर्ग यानी अह। हिंदी वर्णमाला के अनुस्वर अंग और विसर्ग आ को आ का आधार लेकर अंग तथा आह के रूप में दिखाया जाता है। ये स्वर नहीं है, वास्तव में ये स्वर नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें स्वरों में गिना जाता है और स्वरों के साथ में लिखा जाता है। अर्थात ये स्वर और व्यंजन दोनों रूप में पाए जाते हैं, ये दोनों का काम करते हैं। ये स्वर का भी काम करते हैं और व्यंजन का भी काम करते हैं। तो इस वजह से इन स्वरों को साथियों आयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोग वाह कहते हैं।
तो हिंदी वर्णमाला के जो अनुस्वर हैं और जो विसर्ग हैं ये केवल आ के आधार का रूप लेकर दिखाया जाता है, अंक और आह के रूप में। ये ना तो स्वर हैं, है ना, ये वास्तव में स्वर नहीं है, लेकिन ये स्वरों के साथ लिखे जाते हैं और गिने जाते हैं। ये स्वर और व्यंजन दोनों का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें आयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोग वाह कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग स्वरों का वर्गीकरण, है ना। तो वर्णमाला आपकी जो है वो आधा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग स्वर की बात करेंगे कि स्वर का वर्गीकरण आप किस आधार पे कर सकते हैं। तो साथियों, स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 6 आधार पर किया गया है। कितने आधार पे किया गया है? 6 आधार पे किया गया है। आइए एक एक करके सबको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है साथियों ह्रस्वर। क्या है? ह्रस्वर। ये क्या होता है? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्वर कहते हैं। और इनकी संख्या साथियों 4 है। कितनी है इनकी संख्या? 4 है। कौन कौन से? ऐ, ई, उ, री। ऐ, ई, उ, री। तो ये क्या कहलाते हैं? ह्रस्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग ह्रस्वर कहते हैं। और इन्हें साथियों मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे री के बारे में। यहाँ पे री आया है, री के बारे में बात करते हैं। तो साथियों री का जो उच्चारण है वो समांतर र प्लस ई यानी री के रूप में व्यंजनवत है। आपका जो री है, री यानी उसमें र और प्लस ई इन दोनों के सहयोग से री बना है। और री आपका व्यंजनवत है, यानी ऐसा लगता है ये व्यंजन है ना। इसे भी स्वरों में गिना जाता है, इसे भी स्वरों में गिना जाता है। और री का प्रयोग साथियों केवल संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे ऋण हो गया, ऋषि हो गया, ऋतु हो गया। तो री आपका क्या है? ये र प्लस ई का संयुक्त रूप है जो व्यंजनवत रूप में होता है और इसे स्वरों में भी गिना जाता है। री का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे ऋण हो गया, ऋषि हो गया, ऋतु हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब अगला स्वर है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? तो इनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात इसमें जो है 2 मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का समय लगता है? इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। इसमें साथियों कितने मात्रा का समय लगता है? 2 मात्रा का। तो इनके उच्चारण में स्वरों हास्य स्वरों से अधिक समय लगता है और इनमें अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। ऐसे स्वरों को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। ये 7 स्वर आपके दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है साथियों प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता हो उसे हम लोग प्लुप्त स्वर कहते हैं। और इनका प्रयोग किसी को पुकारने, दूर से किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में किया जाता है ना। आपने रामलीला देखा होगा, रामलीला में राम जी को कैसे बुलाया जाता है? राम राम, है ना, ऐसे बुलाया जाता है ना। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता हो और इनका प्रयोग किस में किया जाता हो? किसी को दूर से बुलाने में या किसी नाटक के संवाद में किया जाता है। तो इस प्रकार के स्वर को हम लोग
प्लुप्त स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला आधार है जीभ यानी जीवा के प्रयोग के आधार पे। हमारी जो जीभ है इसके आधार पे इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं या इसके प्रयोग से किस प्रकार से स्वर उत्पन्न होते हैं, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? 3 प्रकार से होते हैं। पहला है अग्र स्वर। क्या है? अग्र स्वर। इनके उच्चारण में जीभ के अग्र भाग का प्रयोग किया जाता है। तो हमारी जो जीभ है, जो हमारी जीवा है, इसके जो आगे की भाग है, जो अगला भाग है, इसका प्रयोग किया जाता है इस प्रकार के स्वरों को बोलने में या उत्पन्न करने में। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अग्र स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या साथियों 4 है। ई, ए, ऐ। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ई, ए, ऐ। ये 4 जो हैं ये अग्र स्वर हैं। अगला है मध्य स्वर। क्या है? मध्य स्वर। इनके उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या केवल 1 है, वो केवल आपका ए है। ए बोलते समय जीभ का मध्य भाग प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है पश्य स्वर। क्या है? पश्य स्वर। इनके उच्चारण में साथियों जीभ के पक्ष यानी पीछे के भाग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पीछे वाला भाग प्रयोग में आता है या प्रयोग किया जाता है, ऐसे स्वरों को हम लोग पश्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्य स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या साथियों 5 होती है। आ, उ, ओ, औ। कौन कौन से हैं? आ हो गया, उ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। तो ये 5 स्वर आपके क्या हैं? पश्य स्वर। ठीक है। तो जीवा के आधार पे कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के। अग्र स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ की अगला भाग प्रयोग में आता है ना? इनकी संख्या 4 है। ई, ए, ऐ, है ना? अगला है मध्य स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है और इनकी संख्या केवल 1 है, वो है ए। अगला है पश्य स्वर। इनके उच्चारण में जीभ के पक्ष यानी पीछे भाग का प्रयोग किया जाता है और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 5 है। आ, उ, ओ, औ। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। और अगला है आपका मुख द्वार के खुलने के आधार पे, है ना? तो 2 आधार हमने पढ़ लिया है। पहला आधार हमने पढ़ा था मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे। दूसरा आधार हमने पढ़ा कि जीवा यानी जीभ के आधार पे, है ना? अब तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पे। तो साथियों मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वर जो है आपके वो 4 प्रकार के होते हैं। तो साथियों इसमें पहला है विवृत स्वर। कौन सा स्वर? विवृत स्वर। इनके उच्चारण में मुख जो होता है वो पूरा खुलता है ना? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या साथियों 1 है और ये केवल आ है। क्या है? आ। आप जैसे बोलेंगे आ तो आपका मुंह जो होगा वो पूरा खुलेगा। तो इस प्रकार के स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। इसके बाद वाला है अर्धविवृत स्वर। क्या है? अर्धविवृत स्वर। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय मुख क्या हो? आधा खुला रहता हो, उसे हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्धविवृत स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या साथियों 3 है। कौन कौन से हैं ये? ए, औ। क्या है? ए, औ, है ना? ए, औ। ये तीनों अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं, है ना? अगला है संवृत स्वर। ऐसे स्वर
जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है ऐसे स्वरों को संवृत्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवृत्त स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या साथियों 4 होती है। कौन कौन से हैं ये? ई, ऊ। कौन कौन से हैं? ई, ऊ। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है ऐसे स्वरों को हम लोग संवृत्त स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है ना। अगला है साथियों अर्ध संवृत्त स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है आधा बंद रहता है ऐसे स्वरों को हम लोग अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। तो साथियों इस प्रकार के स्वर जिनके उच्चारण करते समय हमारा मुख जो है आधा बंद रहता हो उस प्रकार के स्वरों को हम लोग अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 2 है। ए, औ ये 2 हैं जो आपके अर्ध संवृत्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब है ओष्ठ यानी ओंठों के स्थिति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ओंठों की स्थिति के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आवृतमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर क्या होते हैं? तो आवृतमुखी स्वर जो हैं इनके उच्चारण में ओंठ जो होता है आपका वो व्रत यानी गोलाकार नहीं होता है ना। आप ऐसे स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो जो आपका ओठ है वो गोलाकार यानी व्रत के रूप का नहीं होता है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओठ व्रत या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें हम लोग अव्रतमुखी स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 6 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? ए, आ, ई, ए। तो ये ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय ओंठ जो है आपका वो व्रत यानी गोलाकार नहीं होता है। अगला है व्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठ व्रत या गोलाकार होते हैं उन्हें हम लोग व्रतमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ऊ, औ। ये 4 स्वर आपके क्या हैं? व्रतमुखी स्वर हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठ व्रत या गोलाकार के रूप में होता है ऐसे स्वरों को हम लोग व्रतमुखी स्वर कहते हैं। तो साथियों ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। अव्रतमुखी स्वर जिसमें ओठ क्या होता है? व्रत के रूप का यानी गोलाकार के रूप का नहीं होता है। ठीक है, और व्रतमुखी स्वर क्या होता है? जिसमें ओठ आपका क्या हो? उच्चारण के आधार पे यानी उच्चारण के रूप में ओठ आपका क्या हो? गोलाकार हो यानी व्रत के रूप में हो, है ना। तो साथियों आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पे। तो नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पे स्वरों की संख्या 2 प्रकार की है। 2 प्रकार के स्वर हैं आपके जो नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पे उपस्थित हैं या प्रयोग किए जाते हैं। इसमें पहला है निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, इनके उच्चारण में साथियों हवा जो है आपकी वो केवल मुख से निकलती है। ऐसे स्वरों को हम लोग निर्नुनासिक या फिर मौखिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। ए, आ, ई। ए, आ, ई। आप इनको बोल के देखिए। जैसे आप बोलेंगे ए, आ, ई, आपके मुख से हवा निकलेगी। तो जब उच्चारण करते समय मुख से हवा निकलती है ना, ऐसे स्वरों का उच्चारण जब मुख से हवा निकलती है तो उसे हम लोग निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे हम लोग अनुनासिक स्वर कहते हैं। और अनुनासिक स्वरों की पहचान कैसे की जाती है? अनुनासिक स्वरों की पहचान की सबसे सरल विधि है या सबसे आप कह सकते हैं सबसे शानदार तरीका है
कि इनके ऊपर क्या होता है, चंद्र बिंदु लगा रहता है ना। तो ऐसे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है या जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है मुख के साथ साथ नाक से निकलती है, उसे हम लोग अनुनासिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। कौन कौन से होते हैं, अंग, आंग, इया। कौन कौन से होते हैं, अंग, आ, इया, अंग, आंग, इया। ये आपकी अनुनासिक स्वर हैं और इनके उच्चारण में हवा क्या होती है, मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर। तो साथियों, नाक व मुख के आधार पर, नाक व मुख के निकलने वाली हवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, निरनुनासिक या मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब लास्ट का यानी आपका आखिरी जो है वह है घोषत्व के आधार पे। घोषत्व के आधार पे स्वर क्या है, तो साथियों, तो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो साघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती हैं साथियों, साघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। तो जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो साघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं आपके, वो सभी साघोष ध्वनियाँ होती हैं, है ना। तो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होना। जब हमारी स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है तब एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है और उस ध्वनि को हम लोग साघोष ध्वनि कहते हैं। और जितने भी स्वर होते हैं वो सभी साघोष ध्वनि होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, इस क्लास में हमने वर्णमाला के बारे में बात किया। वर्णमाला के अलावा हमने स्वर के बारे में बात किया। स्वर क्या है, स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया गया है, किस आधार पे किया गया है, स्वर कितने प्रकार के हैं, इन सभी बातों को हमने आज की इस क्लास में जाना और इन पे विस्तार से चर्चा किया। तो साथियों, आज की यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का भरपूर लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा साथियों और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।